अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 8 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी। पोस्ट ईद पहला लेक्चर है और बच्चे गालिबन पैदल चले हुए हैं घरों से, क्योंकि जो हॉस्टल्स वाले हैं करीब करीब वाले वो तो क्लास में आ सकते थे, लेकिन शायद वो भी घरों से ही नहीं पहुँचे हैं। ऐसे ही है ना जी। तो कौन कौन आउट स्टेशन से पहुँच गए? माशाल्लाह कुछ बच्चे गाड़ी पे आए हैं, बाकी जो पैदल आ रहे हैं उम्मीद है वो भी आज पहुँच जाएंगे। हम पढ़ रहे थे FOH का, ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। कुछ याद नहीं रहा असल में ना, इतनी छुट्टियां आ गई बीच में हैं। ये क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट होती थी, याद है? प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें हुआ करती थी, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट। मटेरियल लेबर तो हमें एक्चुअल मालूम ही होते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रही होती है, मटेरियल खरीद रहे होते हैं, हमें पता होता है ये जनाब इतने रुपए का एक यूनिट आया या 1 kg आया, लेबर के इतने रुपए के हिसाब से पर आवर उनको पे कर रहे हैं। लेकिन FOH की कॉस्ट है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीरियड एंड पे जाके पता लगनी होती हैं। तो अब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए वेट तो नहीं कर सकते पीरियड एंड का, तो हम उससे लिए क्या करते हैं, FOH कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम एक प्री डिटरमिन्ड रेट निकालते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। वो पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर बजटेड डेटा की बेस पे निकालते हैं। तो ये एक एस्टिमेटेड फिगर हम निकाल के रख लेते हैं और फिर ड्यूरिंग द पीरियड हम प्रोडक्शन करते जाते हैं। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और FOH की कॉस्ट शामिल करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हम काम सीख रहे थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो FOH शामिल करना है उसको निकालना पर यूनिट, पर आवर, यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट कोई भी निकालते थे। ठीक है, तो असल में कहानी क्या थी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं ये कॉमन कॉस्ट होती हैं। ये प्रोडक्शन वाली भी हो सकती है, नॉन प्रोडक्शन भी होती हैं। सेलिंग एडमिन खर्चे भी ओवरहेड्स ही होते हैं, पर वो फैक्ट्री से बाहर के खर्चे हैं वो भी कॉमन एक्सपेंसेस है। ठीक है, उनको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रोडक्ट को। लेकिन फिलहाल जो इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस है वो किस पे है? प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, जो मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री की 4 दीवारी का खर्चा है, तो वो क्या है? वो ओवरहेड है। वो क्या है? ओवरहेड की कॉस्ट है। ठीक है, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ये। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं FOH की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करने के लिए, जो मेथड, जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर हमने अभी तक कौन सा सिस्टम पढ़ा है? सिंगल रेट सिस्टम। और आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे डिपार्टमेंट। आखिरी क्लास भी इसीलिए मैंने नहीं ली थी कि फिर ये इसकी बारी आ गई थी, तो फिर ये एक दिन पढ़ के फिर आगे 3-4 दिन बाद आते तो फिर मुझे वो शुरू से ही पढ़ाना पड़ता। एनीवेज, डिपार्टमेंटल सिंगल रेट सिस्टम जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, हम पूरे बिजनेस का एक सिंगल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। ठीक है, उसमें हम करेंगे क्या, पूरी फैक्ट्री के, पूरे बिजनेस के FOH को एस्टिमेट करेंगे, बजटेड FOH टोटल में लेते हैं, और फिर कोई एक मुनासिब बेस सिलेक्ट करते हैं। वो हम देखते हैं हमारे बिजनेस के अंदर किस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम लेबर से ज़्यादा काम लेते हैं तो हम लेबर आवर्स को बेस बनाना पसंद करेंगे। मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं तो मशीन आवर्स को बेस बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल पूरे बिजनेस के FOH को एस्टिमेट किया और पूरे बिजनेस के ही कोई एक मुनासिब बेस जो है वो टोटल में ही एस्टिमेट की, और पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर इस फॉर्मूला से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। बजटेड टोटल FOH डिवाइड बाय बजटेड बेस। वो बेस कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जब ये OAR निकल आया तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें डस्टबिन में फेंक देते थे, और ये जो OAR निकलता था फिर इसको लेकर हम पूरा पीरियड चलते थे। ठीक है, चलते हैं, चलेंगे, ऐसे कह लें। ठीक है, और ड्यूरिंग द पीरियड उस OAR की बेस पे FOH की कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाएंगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या याद रखने वाली बात है, OAR तो इन बजट्स से निकल कर आया था, तो अब बजट्स तो साइड पे चले गए। अब ये OAR को मल्टीप्लाई बजट से नहीं दोबारा कर देना। अगर OAR को बजट से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो OAR को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करना है। एक्टिविटी लेवल का मतलब, अगर आपने डिवाइड बाय यूनिट्स किया है तो एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करो। डिवाइड किया अगर आपने लेबर आवर्स से तो एक्चुअल लेबर, डिवाइड किया मशीन आवर्स से तो एक्चुअल मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आपने एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिया है तो यहाँ पर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से OAR को मल्टीप्लाई करके आपने एब्जॉर्ब्ड FOH निकालने हैं। क्या निकालने हैं जी? तो एक है आगे बजटेड FOH, दूसरी चीज आ गई एब्जॉर्ब्ड FOH। ठीक है,
और जब पीरियड का एंड आएगा तो हमें एक्चुअल एफओएच का पता चल जाएगा। अब एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस आएगा, लिखा हुआ था तभी याद आ गया है ना। हाँ, बजटेड नहीं, कभी नहीं, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे और हमारे पास एफओएच का वेरिएंस निकल आएगा, यानी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब दोनों वजह की बुनियाद पर हो सकते हैं। आपका एक्सपेंस वेरी कर गया एक्चुअल बजट से, एक्चुअल महंगाई हो गई, सस्ताई हो गई, या आपका एक्टिविटी लेवल वेरी कर गया, प्रोडक्शन कम हुई, ज़्यादा हो गई बजट से, लेबर आवर्स कम लगे, ज़्यादा लग गए बजट से। तो इन दोनों वजूहात की बिना पे अंडर ओवर आ सकता है एब्जॉर्ब। लेकिन ये इंशाल्लाह हम जाके एफओएच ये वेरिएंसेस के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वेरिएंस के चैप्टर में हमें मटेरियल के वेरिएंस भी देखने, लेबर के वेरिएंस भी देखेंगे, एफओएच की वेरिएंसेस भी देखेंगे, सेल्स के वेरिएंस भी देखेंगे वहाँ पे, तो ठीक है। तो बाहर अभी तक के लिए इतना ही कि पीरियड एंड आएगा, ये भी वैसे अभी 2-3 दिन बाद जाके आना है, इस चैप्टर के भी एंड पे पीरियड एंड आना है तकरीबन, ठीक है। तो पीरियड एंड आएगा तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब और एक्चुअल एफओएच को हम कंपेयर करेंगे और अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकल आएगा, जिसको हम फिर अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, कम चार्ज कर पाए, कॉस्ट जितनी थी उससे कम प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनी तो फिर ऐड कर देंगे, ओवर हो गए हैं तो कम कर देंगे। और ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब इस चैप्टर के बाद, एक्टिविटी बेस्ड वाले चैप्टर के बाद हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर करेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको ये नज़र आएगा अंडर ओवर हो जाने के बाद पीरियड एंड पे उनको कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट भी कर दिया करेंगे, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट सही कर लेंगे पीरियड के एंड पे जाके, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें कोई मसला, इस सारी कहानी में कोई मसला, वो तो वेरिएंस के चैप्टर में बताऊंगा, ये वेरिएंस का चैप्टर है। वैसे अगर आपका सवाल है तो बहुत इररेलेवेंट, क्योंकि तकरीबन को 3 महीने बाद जाके इसका जवाब मैं आपको दे सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं चलो आज दे देता हूं जवाब। आपने बजट किया 10,000 यूनिट्स बेचेंगे, 12 बिके या 8 बिके, वॉल्यूम का वेरिएंस कहते हैं इसको। आपने सोचा था 100 रुपए का एक यूनिट बेचेंगे, 98 का बिका, 105 का बिका, प्राइस वेरिएंस कहते हैं। लेकिन चैप्टर आने दो ना यार, छेड़ो मत ना, छेड़ मलंगानू एडा में मलंग है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे सवाल ही कर लिए थे, ओहो 10वां 11वां भी हो गया था, ओहो इसमें कोई ए पार्ट है पेंडिंग, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आज हम अपना आप लोगों की इस ये एफर्ट करके आप लोग पहुंचे आज हैं जी, ये जो मुश्किलात का दरिया पार करके जो बच्चे खासतौर पर आउट स्टेशन से आए हैं, इधर वाले भी आए हैं, उनको ज़ाहिर है आप कुर्बानी के ऊपर अजर तो मिलेगा ना। डिपार्टमेंटल एफर्ट शुरू करेंगे आज, ठीक है। ये सिंगल रेट यही था बस, और यही 2 रीसेंट सवाल आपको नजर आ रहे हैं। बाकी ये सिंगल रेट आपका एज अ क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम, 2 दफ़ा ही आया आपके सामने, ठीक है। 2008 में आया था और ये 2021-22 में आया था, ठीक है। सिंगल रेट एफओएच के चैप्टर के अंदर एज अ क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मली अब, लेकिन इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है। ये एफओएच का चैप्टर बेसिक्स का फौरन बात कराने का मकसद मेरा यही है कि समझ लो ये बेसिक्स ही है, ये बेसिक्स का पार्ट ही है, यानी हर जगह इसने इस्तेमाल होना ही होना। और बाकी जो बीच में इस्तेमाल होने वाले चैप्टर जैसे लेबर भी है, उसमें जो मिक्स होकर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है लेबर लर्निंग का, वो मैं बीच में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं वो टॉपिक को करवाता चला जाता हूँ। तो लेकिन ये सबसे बुनियादी चैप्टर है, ठीक है ना। तो ओवरहेड का चैप्टर आपको हर जगह नजर आएगा। तो जो सिंगल रेट है ये आपका, अगर एफओएच के चैप्टर में क्वेश्चन नहीं भी आता तो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्चे में तकरीबन हर सवाल में इसने घुसा ही होना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अगर है तो पूछ लें, मतलब कहने का ये। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, बैटरी भी चार्ज हो गई है ना, रमज़ान में बैटरी ऐसी लो ही होती थी इस वक्त, है ना, आप लोगों की, मेरी नहीं। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, मामला ये हुआ कि मामले से याद आया पहले ज़बानी सुनो, फिर तस्वीर वहीं से उठा लाऊंगा, पिछले वाली याद आ गई तस्वीर। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग जब तक चलती थी ऑर्गेनाइजेशंस में तो सिंगल रेट सिस्टम से काम चल जाता था, सादा सादा काम चलते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्शन के अंदर जिद्दत आना शुरू हुई, लग गया, जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर जिद्दत आना शुरू हुई, एक प्रोडक्ट कई डिपार्टमेंट्स से होकर आना शुरू हुई, तो फिर ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि सिंगल रेट सिस्टम शायद सही से एफओएच की एब्जॉर्प्शन सही मानों में नहीं करवाता, ठीक है। तो एक जदीद रेट निकाला जाए जिसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज सारी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे
मिसाल में वही लूँ ना जो तस्वीर में, क्या ख्याल है? बहरहाल मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ज़रा देख लूँ एक दफ़ा, फिर मैं बोलना शुरू कर दूँगा। नकल कर लूँ पहले ज़रा। ये जनाब कोई जैकेट बन रही है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। हमारी फैक्ट्री है जी, हम इसमें लेदर जैकेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इनपुट होता है, फिर सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर कटिंग होती है लेदर की, ठीक है। उसके बाद फिर सिलाई शुरू हो जाती है। सिलने के बाद फिर एंड पे ये पॉलिश पुलिश करके, स्प्रे स्प्रू करके, खुशबू शुशबू लगा के, फिनिशिंग करके आपकी प्रोडक्ट जो है वो निकल के चली जाती है फिनिश गुड्स के स्टोर में, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्टिवली प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्शन नहीं एक्चुअल में हो रही होती, बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे वेयर हाउस है, रॉ मटेरियल बल्कि कहूँगा यहाँ पर, तो ये फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री। फिनिश गुड्स तो बाहर निकल जाएंगी ना, तो वो फिर बाहर फिनिश गुड्स का स्टोर अलग होगा, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल का स्टोर है, स्टोर डिपार्टमेंट होगा, पूरा पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो क्या वहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है? क्या वहाँ पर कटाई हो रही है, सिलाई हो रही है, फिनिशिंग हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ज़रूरी डिपार्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पे कोई आपकी सिलाई मशीन ख़राब हो गई तो क्या करोगे? क्या करोगे? डिपार्टमेंट है, पूरा इंजीनियर रखे होंगे, तो एक रिपेयर मेंटेनेंस का भी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे हमने वो स्टाफ पूरा रखा होता है, और स्टोर भी यहीं पर ही होगा। स्टोर के आइटम्स होते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाएंगे और वो उसको रिपेयर करके चला देंगे। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है, ये भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे एक्टिवली प्रोडक्शन हो रही हो, लेकिन इसके बगैर भी नहीं चल सकता। फिर ये पाँचों डिपार्टमेंट्स के लोग, 3 ये और 2 सपोर्ट, इन्होंने जब टुकर पानी करना होता है, यानी कि खाना पीना करना होता है, तो फिर एक कैंटीन भी है, कैंटीन डिपार्टमेंट है। अब कैंटीन में भी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम इस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम पे अब हम जा रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे ये, अब कहानी पूरी होगी, ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। कैफे डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कौन से डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं? सपोर्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सपोर्ट। पीडीज, प्यार से इनको क्या कहा करेंगे? इनका निकनेम क्या है? पीडीज, और ये क्या है? एसडीज, ठीक है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे, व्हाट टॉक इज, बंद हो गया, इधर आ गया, सुभान अल्लाह। भाई आप बांदी हो जाओ, मेहरबानी आपकी। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी तक हम पता क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, ये कर रहे थे। मैंने बोला ये कर रहे थे, आप आगे से पता नहीं क्या कह रहे हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे। क्या? ये पूरी फैक्ट्री के सारे एफओआई, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में लगते थे, उन सबका एक टोटल करते थे। और फिर अब पूरी फैक्ट्री के अंदर कोई एक चीज़ अपनी तरफ से सोच के कहते थे कि जी ये बेहतर रहेगी, बुनियाद वो बेस बना लेते थे और एक पूरे बिजनेस का रेट निकलता था। लेकिन हो सकता है कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेबर ज़्यादा काम करती हो, सीविंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीनें ज़्यादा काम करती हों, और फिनिशिंग में जो है वो फिर लेबर ज़्यादा काम करती हो। अब हर डिपार्टमेंट की बेस तो डिफरेंट मुनासिब है। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर टाइम ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को लग रहा होता है, किसी प्रोडक्ट पे कम लग रहा होता है। कोई एक मिसाल के तौर पे जैकेट्स पे जो है वो सीविंग में टाइम ज़्यादा लगता हो, और हो सकता है हम जो इस तरह की लेदर कैप्स भी बनाते हों, ये लेदर की नहीं है लेकिन लेदर की बनाने लग जाएं हम, ठीक है। तो उसके ऊपर शायद कटिंग के अंदर टाइम ज़्यादा लगे, सीविंग में कम लग रहा हो, तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एफओएच एस्टीमेट करें, और हर डिपार्टमेंट की कोई मुनासिब बेस एस्टीमेट करें, और हर डिपार्टमेंट का अपना ओएआर निकले, ठीक है। इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डिपार्टमेंट में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करके हर डिपार्टमेंट को, ठीक है, आगे हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब करेंगे ना अगला चैप्टर, उसमें भी ऐसे ही पूरी फैक्ट्री के एफर्ट्स होंगे, लेकिन उनको डिपार्टमेंट की बजाय एक्टिविटी के हिसाब से कर लेंगे। वो भी मिलता जुलता ही होगा इससे, लेकिन फिलहाल इसी पे फोकस करें। तो पूरे बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पकड़े और एफओएच को हर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया, ठीक है। कुछ एलोकेटेड मिल गए और कुछ कॉमन थे तो उनको भी किसी न किसी बेस पे बांट दिया। तो हुआ क्या फिर, हर डिपार्टमेंट के हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एफओएच बन जाएंगे। इसके अपने एफओएच आगे, इसके अपने आगे, इसके अपने आगे, इसके अपने आगे, इसके अपने आगे और इसके। अब अगला मसला आएगा, वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही एफओएच होने चाहिए। तो फिर क्या ये सेलिंग एडमिन बना लें? नहीं। तो फिर एक अगला स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स को उनके रेलेवेंट एफओएच देंगे। कुछ तो गिवन होंगे, खुद बता देगा कि स्विमिंग डिपार्टमेंट के इतने हैं, फलां के इतने, फलां के इतने। जो नहीं बताएगा इतने हैं, मसलन वो कहता है इस पूरी फैक्ट्री के अंदर 1 ही मीटर बिजली का लगा हुआ है और बिजली का टोटल इतना खर्चा आया है, तो अब हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी बेस के ऊपर इसको, वो बेस मुनासिब बेस वो खुद बता देगा, यानी गिवन होंगे, हम उसमें से मुनासिब बेस ढूंढेंगे और हर डिपार्टमेंट को एफओएच तकसीम करने हैं। गिवन वाले वैसे लिख देने हैं और जो बेस के ऊपर बांटने होंगे तो उसको बेस के ऊपर बांट लेंगे। तो स्टेप 1 में क्या होगा, सारे डिपार्टमेंट्स में एफओएच एलोकेट हो जाएंगे। फिर अगला स्टेप, चूंकि ओएआर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकल सकता है, तो इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट को जो एफओएच एलोकेट किए होंगे वो भी किसी न किसी मुनासिब बेस के ऊपर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दें। तो ये 0 हो जाएंगे और इनके एफओएच अब टोटल हो गए, मुनासिब बेस से डिवाइड करेंगे तो हर डिपार्टमेंट का अपना ओएआर निकलेगा। ओएआर कटिंग डिपार्टमेंट का अलग, सीविंग का अलग, फिनिशिंग का अलग। फिर एफओएच चार्ज कैसे होंगे, सवाल पैदा होता है। तो जवाब ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे हम कहेंगे जी जैकेट है, ठीक है, और हमने लेबर आवर्स को बेस बनाया, तो हमने कहा जी जैकेट कटिंग डिपार्टमेंट में एक जैकेट पे 4 घंटे लगते हैं और ओएआर 10 रुपए के हिसाब से है, तो 40 रुपए एफओएच कटिंग डिपार्टमेंट के एलोकेट हो गए जैकेट में। फिर सीविंग डिपार्टमेंट में हर जैकेट के ऊपर 2 घंटे लगते हैं और यहाँ पे हमने मशीन आवर्स को बेस बनाया, तो 2 मशीन आवर्स की बेस पर, मशीन आवर्स की बेस पे ओएआर निकला हुआ, तो हम कहेंगे एक जैकेट पे कितने आवर्स लगे, 2 मशीन आवर्स। ओएआर पर मशीन आवर क्या है, नहीं कहा जी 15 रुपए, ठीक है जी 30 रुपए यहाँ से ऐड हो गए, अब टोटल कितने हो गए 70। एक प्रोडक्ट में कितने हो गए, नहीं समझ आ रही समझ, जब आनी चल रहा है ना अभी, कोई बात नहीं, ऐसी गपशप लगा रहा हूँ, ठीक है। और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने कहा जी हर जैकेट पे 1 घंटा लगता है और यहाँ पे हमने पर यूनिट के हिसाब से ओएआर निकाला हुआ है, कितना है जी 7 रुपए, तो 7 रुपए पर यूनिट, या आवर्स भी हो सकते हैं, आवर्स के हिसाब से भी कर ले, ठीक है। तो इस तरह से मिल मिलाकर वो कोई 70-80 के जो एफओएच होंगे एक प्रोडक्ट में चार्ज हो जाएंगे, बस फर्क कितना सही है, रेट वैसे ही निकलना है हर डिपार्टमेंट का जैसे पहले सिखाया। लेकिन अब इस काम के लिए बात समझ आइए, पूरे बिजनेस में जो पूरी फैक्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन सपोर्ट हैं, उनको अलग अलग करके सारे डिपार्टमेंट्स को, चाहे प्रोडक्शन है चाहे सपोर्ट है, प्राइमरी एलोकेशन करते हुए एफओएच को इन हर एक के अंदर हम बांट देंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। फिर जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के एफओएच हैं उनको भी उठाएंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर देंगे, ये हो जाएंगे 0। फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई मुनासिब बेस पकड़ के उससे हर डिपार्टमेंट का ओएआर निकालेंगे। ये स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर करना है हमने, लंबा काम हो गया। फिर जो ओएआर निकलेगा वो ओएआर उसी तरह से यूज करेंगे, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालेंगे। फिर एंड पे एक्चुअल एफओएच भी उसी तरह से निकलेंगे, अंडर ओवर कंपेयर एक्चुअल एफओएच से देखकर अंडर ओवर की कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे, बाकी सब वैसे ही है, ठीक है। तो अब मसला कहाँ पे आया, मसला आया है स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो हम मूव कर गए जी, गपशप को छोड़ें, अब डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे। अगर आपकी इजाजत हो या ना भी हो तो मैं इतनी को कॉपी कर लूं, कम से कम इतनी कॉपी तो कर सकता हूं, ठीक है। अभी मुझे वो अंग्रेजी भी नहीं करनी चाहिए थी कॉपी, चलो खैर। लो भाई मेरे ओ बच्चों, सिंगल की बजाय डिपार्टमेंटल आ गया।
डिपार्टमेंटल मेंटल, वो डिपार्ट जो मेंटल हो। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या करेंगे जी, हम अगेन एट स्टार्ट ऑफ पीरियड OAR ही निकालेंगे। लेकिन मेरे बच्चों अब ये इतना सादा काम तो नहीं रह गया कि सारे बिजनेस के FOH पकड़े और पकड़ के उनको डिवाइड कर दिया किसी एक बेस से। हमें तो हर डिपार्टमेंट के FOH चाहिए, ऐसा ही है। तो फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे। अगर ये स्टार्ट में खड़े होके बजटेड FOH की बनाएं तो ये बन जाती है बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। और अगर एंड पे जाके बनाएंगे एक्चुअल FOH को यूज करके फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब करेंगे इंशाल्लाह आखिरी दिनों में जाके इस चैप्टर के, तो वो एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी। बनानी क्या है हमने, FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होके क्या करेंगे, बजटेड FOH की डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे, ठीक है जी। डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ठीक हो गया जी, डन। उसके बाद जब ये हो जाएगा, यानी हर डिपार्टमेंट के FOH निकल आएंगे, तो फिर हम डिपार्टमेंट वाइज ही OAR निकाल लेंगे। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया जी, ओके। अब OAR हमारे पास आ गया। उसी तरह से देखो मैंने वो जानबूझ के कॉपी किया वहां से ताकि आपको नजर आए वही स्टेप्स चल रहे हैं स्टार्ट पे, ड्यूरिंग द पीरियड और एंड पे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द पीरियड क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये होता है, एंट्रीज भी इसी हिसाब से चलें, खैर छोड़े। तीसरा काम क्या होगा, अब हम यूज करेंगे इस OAR को यूज OAR इन कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। यार तुम क्लास में चाय ले आए हो, पॉज करो ना जरा। कहते हैं बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे फिर आपने फिर पॉज करा के तो चाय का कहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर शुक्र है ऑनलाइन वालों को नहीं पता चला। अच्छा जी, यूज OAR इन कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, वही तरीका है वारदात का। तो यानी FOH एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, OAR into actual activity performed, actual activity performed, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद ना जी एड पीरियड एंड, चौथा काम क्या करेंगे, पीरियड का एंड आ गया। अब क्या करें जी, अब एक्चुअल FOH और एब्जॉर्ब्ड FOH को कंपेयर करके अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन इसके लिए अब देखो ना, अगर आपकी स्टार्ट में FOH सारे डिपार्टमेंट वाइज हुए थे, अस्सलाम वालेकुम भाई, और उसके बाद OAR भी आपका डिपार्टमेंट वाइज निकला, एब्जॉर्ब्ड FOH भी डिपार्टमेंट वाइज ही होंगे, फिर अंडर ओवर भी तो डिपार्टमेंट वाइज ही निकलना चाहिए। तो एक्चुअल FOH भी हमें चाहिए होंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो जो मैंने जैसे पहले बताया
बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई है, अगर आप एक्चुअल एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लेंगे पीरियड के एंड पे तो वो आपको एक्चुअल ओएआर दे देगी, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम ओएआर नहीं निकालेंगे, एक्चुअल ओवरहेड्स निकाल के बस उनसे अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लिया करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 मतलब यहाँ तक जा सकते हैं हम कि हम फिर पीरियड के एंड पे पहुँच के डिपार्टमेंट वाइज एक्चुअल एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना लें, एक्चुअल एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ठीक है जी, इज प्रिपेयर्ड, उधर लिखा है तो उधर भी लिखे। और देन जी हम निकालेंगे एफओएच का वेरिएंस, और एफओएच का वेरिएंस अगेन पता ही है आपको कौन कौन से एफओएच, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। ठीक है जी, शुक्र है, मुझे तो लगा बजटेड बोल देगा ये। एब्जॉर्ब्ड एफओएच कंपेयर करेंगे इनको आप एक्चुअल एफओएच, और आपका एफओएच का वेरिएंस आ जाएगा, यानी अंडर या ओवर निकल आएगा। ठीक है जी, तो ये जनाब थोड़ा सा फर्क है कि अब चूंकि डिपार्टमेंट वाइज एफओएच निकालने हैं तो रेट भी डिपार्टमेंट वाइज ही निकलना है, तो इस वजह से आपको एक शीट बनानी पड़ेगी, पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वही करना सिखाऊंगा आज आपको इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर हम उस ओएआर को बेस बनाकर एब्जॉर्ब करवाएंगे एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट में। ठीक है, अच्छा मैं वैसे ज़रा थोड़ा सा इसका समझा दूँ, जैसे ज़बानी तो बताया ही था। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जी, प्रोडक्ट ए हम बना रहे हैं जी, ठीक है जी, और उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट हम निकालने लगे थे, तो हमने कहा जी मटेरियल इस पर लगना है मसलन 1 यूनिट पर 10 kg मटेरियल लगता है, और 1 kg मटेरियल का लेट से 5 रुपये का आता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई जी? 50 रुपये। अच्छा, 50 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद लेबर, इस प्रोडक्ट ए के ऊपर लेबर के 15 घंटे लग जाते हैं जी 1 यूनिट बनाने में, और हम लेबर को पे करते हैं 3 रुपये पर आवर के हिसाब से, तो 35 रुपीज़ की लेबर कॉस्ट आ गई। एफओएच की कॉस्ट जो है वैसे तो हम एक ही लाइन में निकाल लिया करेंगे, लेकिन अभी मैं ज़रा तोड़ के बता रहा हूँ। मैं 2 डिपार्टमेंट से ये प्रोडक्ट होकर निकलती है। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 में मैंने डिपार्टमेंट 1 के अंदर बेस बनाया हुआ है लेबर आवर्स को। ठीक है, तो लेबर आवर तो फिर ऊपर आ रहे थे, 15 लेबर आवर्स लगते हैं, और इस डिपार्टमेंट में 1.5 रुपया पर लेबर आवर रेट निकला हुआ था ऑलरेडी। कितनी कॉस्ट आ गई? 22.5, 2 रुपये कर, 1 रुपये ही कर लो, ठीक है जी, 15 आ गया। ठीक है, और उसके बाद डिपार्टमेंट 2 में हमने बेस बनाई हुई है लेट से मशीन आवर्स, और एक प्रोडक्ट पे 3 मशीन आवर्स लगते हैं, जबकि एक मशीन आवर पर मशीन आवर जो ओएआर हमने निकाला हुआ है पर मशीन आवर, वो लेट से है जनाब 2 रुपये। ठीक, तो दोनों में ही मशीन आवर्स हो सकते थे, दोनों में लेबर आवर्स भी हो सकते थे, दोनों डिपार्टमेंट में डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो अभी हमने डिफरेंट कर लिया। अब ये टोटल एफओएच तो इन दोनों से मिलकर बनना है ना। ठीक है, तो जी कितना आया? 21? नहीं, ये तो 21 आया ना। अब 3 चीज़ों से मिलकर अगेन आज भी प्रोडक्ट कॉस्ट बन रही है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो कितनी टोटल कॉस्ट आ गई? 116। तो ये बस एफओएच को एब्जॉर्ब करवाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज कर लेंगे। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग तोड़ के लिख दिया, वरना एक लाइन में लिख सकते थे 15 × 1 + 3 × 2 = 21। ठीक है जी, पॉज करिएगा ज़रा जी, माजरत पॉज करना पड़ा जी,
क्या फरमाने लगे थे आप ब्रेक में? मैंने कहा बच्चों को ऑनलाइन को सवाल भी बताना होता है। कैलकुलेशन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक्टिविटी लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो है उसको मर्ज करके दोनों का रेट मर्ज करके उसको कैलकुलेट। देखो भाई कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल लिया है, वो एक्चुअल आ गया, लेकिन पीछे OAR तो एब्जॉर्ब्ड है ना, OAR तो बजटेड डेटा है ना। अब एंड पे जाके एक्चुअल FOH और एब्जॉर्ब कैसे बराबर हो सकते हैं? अच्छा ये बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब जो बजट सोचा था एक्चुअल में उतनी प्रोडक्शन हुई, एक्टिविटी लेवल वही रहा, जो बजट सोचा था एक्चुअल में भी कॉस्ट उतनी ही आई, तो फिर देयर विल बी नो वेरिएंस। को वेरिएंस आना लाजमी थोड़ा ही है, फर्ज थोड़ा ही है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, वेरिएंस आता ही है, ठीक है ना। ख़ास तौर पे ये प्रोडक्शन जो होती है, हम बजट कुछ करते हैं वो आगे पीछे हो जाया करती है, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा कम करना पड़ता है, तो ठीक है। बाकी वक्त गुजरने दो थोड़ा थोड़ा, अब तो इब्तदाई इश्क है, ठीक है। ये वैसे ही मैंने थोड़ा सा समझाया कि एब्जॉर्ब कैसे होगा। चलें आगे, कोई मसला और कोई मसला? चलें आगे। अब स्टेप 1 क्या है? डिपार्टमेंट वाइज FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना। स्टार्ट में खड़े होकर बनाएंगे तो वो बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी, एंड पे बनाएंगे एक्चुअल FOH की बेस पर तो एक्चुअल बन जाएगी। स्टार्ट में बनाएंगे तो हर डिपार्टमेंट का जो बजट FOH एलोकेट होगा उसको उस डिपार्टमेंट की रेलेवेंट बेस से डिवाइड करके अच्छा आर्स भी डिफरेंट आएंगे। अब ये पूरे बिजनेस का, पूरी फैक्ट्री का सिर्फ एक ही लेबर आर नहीं आ रहा होगा, बल्कि लेबर आर ए के डिफरेंट होंगे, बी के मशीन आर, सी के लेबर आर डिफरेंट, सब डिफरेंट होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग OAR निकलेगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, शीट होगी ना कोई, उसकी शक्ल कैसी होगी? कितने गई? उसकी शक्ल ऐसी होगी। मैंने ज़रा जान छुड़ाई लाइनें लगाने से, ठीक है, कॉपी किया, ये पिछली बार वालों को भी कॉपी करके, उससे पिछली बार वालों को, उससे पिछली बार, जब पहली बार पढ़ाया था ना तो इसको लिखा था, उसके बाद फिर मैं नहीं लिखता था, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट आपके पास नोट्स में मौजूद है ना, ओके। लेकिन आप छोड़े उसको, छोड़े कंफर्म क्यों कर रहे हैं? मैं दिखा दूंगा यार बाद में, एतबार करें मेरे पे यार, अगर आगे बैठ गए तो एतबार भी कर लें थोड़ा सा जी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले FOH एक्सपेंस इधर आएंगे। फिर बेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ FOH तो बता देगा वो कि डिपार्टमेंट A का इतना है, B का इतना है, C का इतना है, D का इतना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जैसे वो कहेगा, मैंने कहा जैसे मसलन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो कहेगा ये टोटल पूरी फैक्ट्री का खर्चा है, तो आप किसी न किसी बेस पे उसको बांटना पड़ेगा। ऐसे ही रेंट हो सकता है, किसी न किसी बेस पे बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस होंगे जिनको किसी न किसी बेस से बांटना होगा, तो वो बेस यहाँ लिखेंगे, उसके बाद टोटल खर्चा लिखेंगे और हर डिपार्टमेंट को बांट देंगे। तो मेरी इस एग्जांपल के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 FOH लिखता जाता हूं और हम उसको सवाल में भी ऐसे ही गिवन होंगे भी, एक दो नहीं तो एक सवाल, तो वैसे 2 भी मैंने नियत करके 2 की आया हूँ, 2 सादे से सवाल आज करा दूंगा आपको, तो आज सिर्फ बुनियाद है ना, ठीक है। टेक्निकलिटीज कल से आने लग जाएंगी, बट 2 सादे सवाल हो जाने, और यही सबसे ज्यादा टेस्ट होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज। ABC से भी ज़्यादा ये टेस्ट हुआ हुआ है, यानी ABC वाले चैप्टर से ज़्यादा FOH का चैप्टर टेस्ट हुआ है। और FOH के चैप्टर के अंदर देखो ना, अब ये 10वें सवाल पे हम पहुंचे हुए थे, ठीक है। ये 11वां सवाल देख रहे हो, ये हो कर लिया था, ठीक है। 12वें में देखो, चेक करो, कंप्यूट करो सिंगल OAR भी और डिपार्टमेंट OAR भी। 13वां वही काम, मशीन आर रेट फॉर ईच मशीन, वो मशीनें अलग अलग कर दी डिपार्टमेंट की बजाय, मशीनिंग असेंबली फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और चलते जा रहे हैं, आखिरी देखते हैं, 30वां प्रोडक्शन, और आगे चलें ऐसे जंप लगा के, आखिरी देखते हैं मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3। कितना ज़्यादा टेस्ट हुआ, बट रेगुलर टेस्ट होता है। ऑटम 24, स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 23, बीच में जो मिस होता है वो ABC वाला आ जाता है। पहले दिन दिखाया था आपको, फिर दिखा दूंगा दोबारा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया शुरू हो चुका है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पास कराने वाला एरिया है, ओके, टेक्निकल नहीं है। सवाल भी आ जाता है इसमें से, कहाँ थे हम, कहाँ आ गए हैं, तो यहाँ थे हम। अब मैं एक एक मिसाल लेता जाता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे खुद बताते जाएंगे, इंशाल्लाह खुद ही बताते जाएंगे। सबसे पहले मैंने जो पहला FOH लिया वो लिया डायरेक्ट मटेरियल, इधर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल मसलन टोटल 150 है, अब इसको बांट दें, ठीक है। बांट क्या दें, गिवन है
या अल्लाह इनको हिदायत दे दे। ऊपर एफओएच लिखा है, नीचे मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, किसी ने मुझे रोका ही नहीं। कहते हैं हमने इनडायरेक्ट अज्यूम किया है। बंदा ला ले जुती दे पा ले चप्पल, वुजू कर ले, फिर वो नमाज पढ़ ले। हैं क्या कर रहे हो? होश के नेल्स लो। ये डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट एन एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच होते हैं। एफओएच के अंदर, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, एफओएच के अंदर फिर डायरेक्ट मटेरियल नहीं आ सकता, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। अच्छा मिटा के मैंने आगे लिखा, फिर भी ज़हन में नहीं आया कि इन लिखने के लिए इसने जगह छोड़ी होनी है यहाँ पे, क्योंकि सुतियां रुआं हैं जी। कुछ 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 तो होश के नेल्स ले ही ले, साथ वालों से ले लें, हर कोई अपने साथ वाले से नेल्स ले ले होश के। गिवन का मतलब पता है क्या होता है? पर्चे के अंदर सवाल में खुद लिखा होगा 150 अगर टोटल है ना, तो जी मसलन 30, 40, 25 ऐसे ही ना सवाल के अंदर, और वैसे ही गिवन होगा। एंड वाला बैलेंसिंग निकाल दो यार, वध ना जाए। कितना बनता है? 70 जी जी मैं कर लिया जी, खेती कर लिया करो। अच्छा ऐसे ही डायरेक्ट लेबर ले लें हम? नहीं, अब नहीं लोगे ज़िंदगी में आप इंशाल्लाह। इनडायरेक्ट लेबर इज़ ऑल्सो एन एफओएच। तो मसलन इनडायरेक्ट लेबर भी क्या बेस है जी? गिवन है जी, कोई बेस शेस नहीं है, गिवन है जी, ठीक है। तो मसलन ऐसे ही रैंडम पे 120 टोटल है, तो 32 हो गया, 48 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, बाकी कितना बचा? ये मैंने 8 और 2 रखा है ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद मसलन फैक्ट्री रेंट आ गया। अच्छा अब ये फैक्ट्री रेंट भी बड़ा फेवरेट है इसका, इसकी एलोकेशन करनी पड़ती है। अब मुझे बताओ, फैक्ट्री याद है पहले दिन बेसिक्स वाली? भाई आपको याद है फैक्ट्री लगाई थी हमने? हैं कारें बनाई थी हमने, वो छोटी डिंकियां बनाई थी, ठीक है ना। अच्छा अब फैक्ट्री में पूरी 4 दीवारी वो जो हमारी थी, पूरी 4 दीवारी सारी की सारी किराए पे, और उस सारी का किराया मसलन 10 लाख रुपए। कितने गई साड़ी फैक्ट्री? फैक्ट्री ले आओ भाई, मुझे लगता है कहीं चली गई। ये रही, ये सारी बार बार वाली लाइन जो है ये पूरी हमने किराए पे ली हुई है। इस पूरी का किराया 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसमें से कुछ हिस्सा तो इधर चला जाएगा और बाकी फैक्ट्री में आएगा। फिर फैक्ट्री के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हम चाहते हैं ये जो रेंट है ये एलोकेट हो जाए हर डिपार्टमेंट को। आपके ख्याल में क्या ऐसी बेस होनी चाहिए? ये आपको करना पड़ेगा उस सवाल में। बेसिस गिवन होंगी डिफरेंट, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट बेस क्या है। तो बताओ, अंदाजा लगा दो क्या हो जाएगा। गलत तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं कट जाएंगे? गलत बता दो, क्या ऐसी अच्छी बेस है जिस पर रेंट को हर डिपार्टमेंट में बांटा जा सकता है? वेरी गुड, फ्लोर एरिया सबसे बुनियादी, सबसे बेहतर बेस इस रेंट के लिए। अच्छा इसमें फिर बेसिस की प्रेफरेंस भी होगी, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए। ये बेस ना गिवन हो सवाल में तो ये गिवन हो, ये यूज़ कर, वो सब करेंगे, लेकिन बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपने, जो कि अनकॉमन है, ठीक है। कि इस फैक्ट्री में रेंट को बांटना है, तो ये 4 दीवारी है, 10 लाख अगर इसका किराया था, तो हम स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फुट के हिसाब से एरिया पकड़ लेंगे। जिस चीज़ ने जितना ज़्यादा एरिया घेरा हुआ, रेंट उतना उसको एलोकेट हो जाए। क्या ख्याल है? ये कम जगह, ये ज़्यादा जगह, ये कम जगह, तो रेंट उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। ओके गॉट इट। तो फैक्ट्री रेंट के लिए मसलन फ्लोर एरिया हमने ले लिया। अब इसका बंटवारा होगा कैसे? इसका बंटवारा ऐसे होगा कि मसलन टोटल जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड है, ठीक है, उस या फुट है। तो उसके बाद फिर ए डिपार्टमेंट ने जो है वो उसमें से 30 फुट इसके पास है, 70 फुट इसके पास है, 170 फुट इसके पास है, ऐसी हर एक को जितना एरिया गिवन होगा उस हिसाब से बांटते जाएंगे, एलोकेशन कर देंगे। जब हम कहेंगे जी ये टोटल ये 500 की कॉस्ट है, तो ये टोटल एरिया जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड है, तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसमें से 80 स्क्वायर यार्ड है, ऐसी सर्विस के अंदर 60 है, दूसरे के अंदर 20 है, तो ये इस तरह से हम बांटते चले। सिंपल एलोकेशन करनी, ठीक है। तो मसलन हमने ये एलोकेशन की, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PD1 ने एरिया घेरा हुआ था, PD2 में थोड़ा सा घेरा हुआ था, PD3 ने लेट से ज़्यादा घेरा हुआ था। उसके बाद दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इसको ऐसे ही कर दें, बता दें अब आखिरी वाला 71।
ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये क्या कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, एलोकेशन, इसको कहते हैं प्राइमरी एलोकेशन। क्या कहते हैं जी, जिसके अंदर या तो FOH ऑलरेडी एलोकेटेड ही होंगे, जिसको गिवन कह रहा हूं, या आपको एलोकेशन करनी पड़ेगी उनको किसी न किसी मुनासिब बेस पर हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी आ गई, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री, FOH है कि नहीं है। अब सबसे अच्छी इसकी बेस क्या होनी चाहिए, अब आप बताएं मुझे ज़रा, तैयारी अगली करें ना ज़रा, क्योंकि मुश्किल काम तो है नहीं, यही मुश्किल है इसमें जी। डेप्रीसिएशन को बांटना हो तो मशीन आवर्स, फैक्ट्री की मशीनों की भी हो सकती है डेप्रीसिएशन, कोई मसला नहीं है, फैक्ट्री में मशीनें भी होती हैं। ओ गलत दस दो, कुछ बोलो तो सही। सबसे अच्छी इसकी जो बेस है ना, वो है कॉस्ट। एसिड की डेप्रीसिएशन की सबसे बेहतर बेस क्या है, कॉस्ट। जितना ज़्यादा एसिड की, जितने महंगे एसिड किसी के पास है, देखो ना पूरी फैक्ट्री की उसने एक डेप्रीसिएशन दे दी। अब किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा डेप्रिसिएशन जाए, जिस डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा कॉस्टली एसिड्स होंगे, तो सबसे अच्छी चीज़ तो कॉस्ट ही है। वो नहीं होगी तो फिर क्या लेना है, मशीन आवर्स भी ले सकते हैं, जैसे आप कह रहे थे। इससे प्रेफरेंसेस हैं, पूरा एक टेबल बना हुआ है आपके लिए, बना हुआ है, आपको पढ़ाऊंगा, ये देखें, ये मैंने अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे 3 प्रेफरेंस ऑर्डर रखे हुए हैं, ये चीज़ आए तो सबसे पहले ये, फिर ये, नहीं तो फिर ये, करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो ज़रा इधर आ जाएं भाई, ये कैमरा इस तरफ है, उधर से देना शुरू कर दें इनको। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री के लिए कॉस्ट ऑफ एसिड्स, जो भी एसिड हो उसकी कॉस्ट, ये एक मुनासिब बेस है। उसके बाद मसलन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बताएं जी, को मुनासिब बेस, को मुनासिब बेस बताएं भाई। ये बच्चा बाद में आया है, क्यों, मिल गया, अच्छा जी। भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इकट्ठा दिया हो, को मुनासिब बेस बता दें एलोकेट करने के लिए। जगह ज़्यादा मुनासिब नहीं है इसके लिए, चलो गिवन कर दो, इस पर थोड़ी सी बहस है, चले खैर। बहस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और पावर, ये ज़रा दो अलग अलग हैं, ज़रा आइडेंटिफाई कर दूँ इनको। पावर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा ना, वो बड़ी मशीनों के ऊपर जो बिजली लगती है उसके लिए फ्यूल या बिजली उसके लिए यूज़ होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ नॉर्मली ये छोटी बत्तियों के लिए, पंखों के लिए, AC के लिए जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा। अब मुनासिब बेस क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गिवन हो तो आप उसको लाइटिंग पॉइंट्स की बेस पे बांट लें। लाइटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, जिस तरह से आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन करें ना, किसी घर की, मकान की, दुकान की, तो जो इलेक्ट्रिशियन के साथ मुआहदा होता है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपको पर लाइट पॉइंट आपके साथ जो है ना, वो ठेका जो है ना वो तय करता है कि जी लेट्स से 50 रुपये पर पॉइंट होगा। अब एक कमरे में 10 पॉइंट्स हैं तो इतना, 100 पॉइंट्स हैं तो इतना, उस हिसाब से चलता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए मुनासिब बेस तो क्या है, लाइटिंग पॉइंट्स। वो ना हो तो फिर एरिया भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लफ्ज़ पावर है ना, पावर, ये बड़ी बड़ी मशीनों की बिजली के लिए, फ्यूल एंड पावर लिखा होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे मुनासिब बेस होती है किलोवाट आवर्स। क्या जी, हॉर्स पावर या किलोवाट आवर्स। और अगर फिर वो ना हो तो फिर मशीन आवर्स की तरफ भी आते हैं। ये सारी बेसिस इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, बट अभी ज़रा इसको पूरा कर लें आप फटाफट, हैं। तो मैंने इसको गिवन कर दिया मसलन, ठीक है। फ्यूल एंड पावर के लिए क्या बोला आपको, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर किलोवाट आवर्स, ठीक है जी। हो उसके बाद जी मसलन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, मसलन हीट एंड लाइट आ गई, चलो इसको अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को तो यूनिट्स की बेस पे कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने गिवन कर दी ना, हीट एंड लाइट आए तो इसको आप लाइटिंग पॉइंट्स की बेस पे बांट लें, लाइटिंग पॉइंट्स,
अच्छा, उसके बाद मसलन इंश्योरेंस आ जाए, बताएं जी इंश्योरेंस के लिए बेहतर क्या रहेगा? जी जी बिल्कुल, कॉस्ट सही फरमा रहे हैं। जितना महंगा एसेट हो ना बेटा, उतना ही ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस वाले उसको उतना ही ज़्यादा प्रीमियम के ऊपर इंश्योर करते हैं। जाहिर सी बात है, उनको भरना भी तो फिर उसी को ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस आ जाती है मसलन, ये अब तीर आगे पीछे हो गए हैं, माजरत, इंश्योरेंस ऑफ मशीन आ जाए तो आपके लिए सबसे मुनासिब क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन की बेस पर इसको एलोकेट करें। फिर मसलन इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स, हम ना अपने वर्कर्स की भी इंश्योरेंस करवाते हैं, पता है आपको, ताकि कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर उनका जो है, उनको कुछ, हमें भी कोई जुर्माना अगर पड़ जाए तो भी हम रिकवर कर सकें उनसे। ठीक है, जाके पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ये IAS 37 में, ये आप अगर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हैं तो IAS 37 आपके सिलेबस में होगा। इसमें आप देखेंगे IAS 37 के अंदर ये प्रोविजंस ज़्यादा इसी की बन रही होंगी कि हमारे पास फैक्ट्री में हमारे आग लग गई, धमाका हो गया, सेफ्टी मेजर्स लिए नहीं हुए थे, तो जो ज़ख्मी हुए वो खुद चले गए और जो चले गए उनके वर्सा चले गए कोर्ट में डैमेजेस क्लेम करने के लिए, और फिर डैमेजेस हमें पे भी करनी पड़ जाती हैं। तो हमने फिर इंश्योरेंस करवाई होती है, इंश्योरेंस कंपनियां फिर उसको जो है वो हमें उसका हमारा नुकसान जो है वो पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स होंगे इंश्योरेंस कॉस्ट तो इकट्ठी कंपनी ने दे देंगे। उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा ही हमसे कहना है फलां डिपार्टमेंट के इतना प्रीमियम दे देंगे, तो कहना है कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके जी? ये टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है जी, इतना प्रीमियम पे कर दें। अब वो टोटल कॉस्ट है इंश्योरेंस की, तो वो हर डिपार्टमेंट में बांटनी है। तो जितना जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपके पास ये टोटल FOH आ जाएंगे। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में भी पहुंच गए और सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी पहुंच गए, डन। लेकिन मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया अभी कि OER तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकलना है। अब ये जो FOH हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स में आ रहे हैं, इनको भी हमने कहाँ पे भेज देना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या छोड़ना है? 0। ठीक है जी, अंडे नजर आने चाहिए यहाँ पे। अब सेकेंडरी एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स FOH टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, इसको प्यार से सेकेंडरी एलोकेशन भी आप कह सकते हैं। पहले वाली प्राइमरी एलोकेशन थी। जो गिवन होता है वो तो एलोकेटेड होता है ना जी, ये तो एलोकेटेड थे, आलू काटेड थे। ये आपने क्या किया है जी? ये आपने प्राइमरी एलोकेशन की, पहले एक बार FOH को सारे डिपार्टमेंट बांट दिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने सेकेंडरी एलोकेशन करनी है, सेकेंडरी आलू काटने हैं, आलूकेशन। ठीक है जी, अब सेकेंडरी एलोकेशन में आपने क्या करना है जी? आपने सर्विस डिपार्टमेंट के FOH को भी पकड़ना है और उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फेंक देना है, किसी न किसी बेस पे। जाहिर है ये भी कभी गिवन होगा और कभी यहाँ पर बड़ा मशहूर स्टेप डाउन अप्रोच होती है, अलजब्रिक अप्रोच होती है। ठीक है, वो रेसिप्रोकल नॉन, बड़े बड़े मसले हैं इसके अंदर। कल तो शायद पहुँच जाए वहाँ पर, नहीं तो परसों तो हम यही काम कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ा अहम, बड़ा मेन काम है ये भी। ठीक है, तो आपने क्या किया जी? ये सर्विस डिपार्टमेंट के FOH यहाँ से माइनस हो गए और ये भी कहाँ पे चार्ज हो गए? आपने कहा जी SDA के निकालो यहाँ से, कितना इतना इनको चार्ज कर दो, कोई ना कोई बेस सवाल देगा। ठीक है, फिर SDV को यहाँ से निकालो और ये क्या किया हमने? एलोकेशन की है ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स के नीचे 0 आ गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट के FOH भी शामिल हो गए। ओके, सही है। अब थोड़ी देर के लिए ना मैं यही सवाल यही चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे होंगे, जब देंगे तो क्या करना है वो भी हमने आगे पढ़ना है। वो क्वेश्चन जो सामने चीज है बस उसी का सवाल करना है आपने फिलहाल। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब हमारे पास आ गए जी टोटल FOH की कॉस्ट आ गई। ये जो A है ना, A टोटल FOH की कॉस्ट,
ठीक है जी। इसको आपने डिवाइड करना है किसी ना किसी मुनासिब बेस से, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड, और ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर एक डिपार्टमेंट का देख लो अलग अलग आएगा। तो ये है जनाब आपकी वो डिस्ट्रीब्यूशन शीट जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े होंगे और एफओएच कौन से उठाएंगे, बजटेड वाले, और उनको हर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज एफओएच, बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। फिर हर डिपार्टमेंट की कोई मुनासिब बेस पकड़ेंगे और इन एफओएच को उस बेस से डिवाइड कर देंगे और हर डिपार्टमेंट का ओएआर आ जाएगा, डिपार्टमेंटल ओएआर आ गया, ठीक है जी। पिक्चर लेनी है तो ले लें। चले जी, आ जाए फिर। आप कुछ हो गया, नोट शोट तो नहीं कर रहे को बच्चा, ले ना जल्दी से। चलिए रही है तस्वीर, ओके, लेके कर दो शेयर। मेरे तो सटना सारे काम। इसको क्या स्नैप लेना है, ये स्नैप ये पड़ा है, ये देखो, दिखा के तो आ रहा हूँ अभी, ये देखो, ये वहीं से देख के यहाँ पे बनाया था। होते हैं कोई फिर भी नहीं नोट करना चाहते, उनके लिए फिर बना दिया। अच्छा जी, 12वां सवाल करते हैं फिर, सबसे सादा, सबसे आगे सबसे ऊपर, पीक फिन सुपर, ये सबसे आसान सवाल। देख लेना यार, ये करेगा वो करेगा, जो करवा रहा हूं वो तो करो, ए पार्ट बाद में करेंगे, पहले बी नवा काम। जी बेटा, नोट्स ही नहीं है, देना यार। अच्छा बेटा, किस किस के पास नोट्स नहीं है? 1 2 3 बच्चों के पास, 4 के पास नहीं है आपके पास। अब उसके कर लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कर लो। एमए के एक ही नोट्स दिए हैं ओवरहेड्स वाले, 2 दिए हैं, सॉरी, आई एम सॉरी। कंप्यूट करें डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट in accordance with following. Maintenance department is a service department, you know, ऐसे ही है ना। Costs, maintenance department costs are allocated to the production department on the basis of, यानी जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकल आएंगी एंड पे तो उनको सर्विस डिपार्टमेंट उसको प्रोडक्शन में एलोकेट करने के लिए बेस क्या मुनासिब है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, इंस्पेक्शन हो रही है ना, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट को कह रहा है एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। फिर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, क्या मुसीबत है यार, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ऊपर बताया हुआ उसने, फैब्रिकेशन बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। एंड फॉर फॉस्फेट एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट बेस जो मुनासिब है वो कौन सी है जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है जी। ये एंड पे जो बेस चाहिए, अब यहाँ पे देखते हैं जाके, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं 2 3, फैब्रिकेशन, फॉस्फेट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्पेक्शन और, ये बहुत से भी ज़्यादा आसान सवाल है, बेसिकली बहुत बुनियादी सवाल यहाँ पे रखा गया है। ज़रा जो बातें ज़बानी कलामी हुई ज़रा सवाल में फिगर्स के साथ हो जाएं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। फिर ये सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी एलोकेट हो जाएंगी जब कॉस्ट, तो इनको फिर आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में फेंकना है, ओके। तो वो फिर कह रहा था कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को तीनों में ही भेजना है फलां बेस पर, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस को भी ऐसे तीनों में भेजना है,
डिफरेंट बेसिस है, ठीक है जी। तो वो एंड पे करके उसके बाद फिर उसने ये भी आप पे नहीं छोड़ा कि आप डिसाइड करें। कहता है फॉस्फेट और पेंटिंग के लिए बेस क्या ले लो, डायरेक्ट लेबर आवर्स, जबकि फैब्रिकेशन के लिए क्या ले लो, मशीन आवर्स। वो भी उसने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो निकल सकता है वो यार। ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में आ रहा था कि पहले आपसे करवाऊं, लेकिन चलो पहले फ़िलहाल आपसे नहीं करवाता। बट मेरी गलती ये हो गई कि मैं आपसे पढ़ाए बगैर सवाल की रिक्वायरमेंट पड़ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ज़रा जल्दी से सवाल पढ़िए, आपके पास 1 मिनट है। भाई तुम 2 जूस मिल गए हैं भाई, कमाल नहीं हो गया, इनको नहीं देना? नहीं नहीं, हाँ रहने दो। हाँ जी, पढ़ लिया होगा। किस किस ने पढ़ लिया है? बाकी पढ़ी जा रहे हैं। अच्छा, टर्नरी डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग लिमिट सॉरी प्रोड्यूसेस फ्रंट एंड रियर फेंडर्स ऑफ अ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी। ये बनाते हैं फेंडर्स, मोटरसाइकिल के फेंडर्स, ओके। इट हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड, ओवरहेड्स आर allocated ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये शायद जब सिंगल रेट हो तो इस तरह से चलता है, ठीक है। कि कहता है ओवरहेड्स को हम आलू काटते हैं उनका डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू चेंज, देखा, मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू चेंज द बेसिस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन फ्रॉम सिंगल रेट टू डिपार्टमेंटल रेट, ठीक है जी, कर ले, हमें कुछ ना कहना, उनने करवाना ही हमसे ही काम, और तनख्वाह किसकी लेते हो। द एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स फॉर द 5 डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज। अब ये क्या है, एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये बजटेड टोटल FOH हैं, ओके। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, 2 वजूहत हो सकती हैं इनको देने की। या तो आपसे प्रोडक्ट कॉस्ट निकलवाए तो ये भी चाहिए होते हैं कभी कभी, या दूसरी चीज़ किसी जगह पर किसी और चीज़ की बेस के तौर पे इसको यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन इस सवाल में तो मेरे ख्याल में धोखे के लिए दिया हुआ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया था, तो आप तो फिर भी लिख देंगे। बेहतरीन नज़र आ रहा है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मटेरियल है, ओके। तो फिलहाल तो इनको छोड़ दें, इनका अपना तो कोई काम नहीं होता बेटा। हाँ, ये किसी न किसी चीज़ की बेस के तौर पे यूज़ ज़रूर हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, ये FOH तो नहीं है, मिसाल के तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये जो मैं अभी आपको पूरा तो नहीं पढ़ा रहे, इस सवाल के बाद यही पढ़ा देता हूँ, एक सवाल होमवर्क में दे दूंगा, चलें आपका भी हाथ सीधा हो जाए। 2-3 भी हो सकते हैं होमवर्क में वैसे तो, छोटे छोटे सवाल है। ये देख रहे हो, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट देखो ज़रा, मसलन ये जिस पेज पे भी हैं, छोड़ो उसको, इधर देखो। अगर आपके पास एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आ जाए और उस कॉस्ट को एलोकेट करने की कोई मुनासिब बेस आपके पास ना हो, मसलन इंश्योरेंस के लिए क्या कहा था जी आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लो, ये मुनासिब बेस है। हेल्थ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कैंटीन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सुपरविजन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, लीव एनकैशमेंट, ये सबसे आसान है वैसे तो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टोटल 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 टोटल, ठीक है ना। और आखिर में क्या है जी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाए तो वो इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे बांटना होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन इनमें से कोई एक भी
कॉस्ट ऐसी है जिसकी बेस मुनासिब गिवन ना हो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे उस कॉस्ट को बांट दो, क्योंकि नॉर्मल असम्पशन यही होती है कि जहां पर डायरेक्ट लेबर ज़्यादा है इनडायरेक्ट भी वहीं पे होगी। इनडायरेक्ट क्या है? हेल्पर। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी अपने घर की, आपने वहां पे 3 मिस्त्री और जो है वो 10 मजदूर लगा दिए, 9 मजदूर लगा दिए, हर मिस्त्री के साथ 3 मजदूर लगा दिए। एक मेसन हो गया और दूसरे 3 जो 7 हेल्पर हो गए। अब आपके 2 मकान मिसाल के तौर पे जो है वो 2 जगहों पे काम हो रहा है, ठीक है? तो कौन सी जगह पर ज़्यादा इनडायरेक्ट लेबर पाई जाएगी, मजदूर ज़्यादा कहाँ पे पाए जाए? मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट लेबर है मजदूर, जहाँ मिस्त्री ज़्यादा होंगे। अगर पहले फ्लोर पे 2 मिस्त्री हैं तो 6 मजदूर वहाँ पे होंगे, दूसरे फ्लोर पे 1 ही लगा हुआ है तो उसके साथ 3 ऊपर होंगे। तो ये नॉर्मल असम्पशन हम ले लेते होते हैं जब कभी कोई बेस गिवन ना हो कि जहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वहीं पे ज़्यादा है। जहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज़्यादा इनकर हुई है तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी वहीं पे ज़्यादा हो जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ एनी सूटेबल बेस, आपको लेबर कॉस्ट कोई सी भी बांटनी पड़ जाए तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर लो? डायरेक्ट वेजेस को। तो इसलिए भी सवाल में ये गिवन हो सकती है, हालांकि सवाल तो एफओएच का है, लेकिन इस सबसे बढ़कर धोखे के लिए भी तो दी हो सकती है कि आप क्या करते हैं, आप तो ऐड कर देंगे, डिपार्टमेंट वाइज नजर आ रही कॉस्ट, फटाफट ऐड कर देंगे, ऐसे कहते तो पहले किया था आपने, ठीक है? तो इसलिए बस ठीक है, ये तो ये पता लगा। दूसरा मसलन डायरेक्ट लेबर तो इसलिए दी हो, डायरेक्ट मटेरियल किस लिए दिया होगा? अब एक कॉस्ट है, मसलन ये देखें, स्टोर रूम एक्सपेंसेस, स्टोर कॉस्ट। सबसे बेस्ट तो क्या है? मटेरियल रिक्विजिशंस। ये क्या मतलब डिपार्टमेंट हमारे पास हैं 3, किधर गए हमारे डिपार्टमेंट? 3 थे ना, ये 3 डिपार्टमेंट। अब तीनों डिपार्टमेंट्स में मटेरियल आता है, ठीक है, स्टोर से आता है। कटिंग डिपार्टमेंट हर पीरियड में 500 दफ़ा ऑर्डर मंगवाता है, यानी दिन में भी 2 दफ़ा आ रहा होता है, जबकि फिनिशिंग वाले हफ्ते में 1 बार मंगवाते हैं। तो कटिंग डिपार्टमेंट की 500 रिक्विजिशंस गई स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की सिर्फ 50 गई मसलन। तो कौन से डिपार्टमेंट के कामों में स्टोर ज़्यादा मसरूफ रहेगा? तो नंबर ऑफ स्टोर मटेरियल रिक्विजिशंस जितनी ज़्यादा जहाँ पे होंगी, स्टोर की कॉस्ट भी उसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए। यही तो डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ये बात समझ आई है? अब अगर मिसाल के तौर पे स्टोर रूम की कोई कॉस्ट गिवन है और नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस नहीं गिवन, तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक ऐसी बेस है जो वहाँ पे यूज़ हो सकती है। हम ये अज्यूम करेंगे जहाँ डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा लग रहा है कॉस्टली, वहीं पर स्टोर भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, मजबूरी में फिर इस तरफ जाते हैं, ठीक है? तो यार ये तो बातों बातों में मैंने पढ़ा ही दिया आपको, वैसे क्या ख्याल है? तो ये पूरा पढ़ के ना चले जाएं। ये देखो, नहीं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऐसे ही पैकिंग कॉस्ट के लिए पैकिंग आवर्स सबसे बेस्ट बेस है, ना हो तो फिर मजबूरन तो ये डायरेक्ट वेजेस यानी डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल इसलिए दिया हो सकता है। हम समझ आ गई? और इससे हट के भी धोखे के लिए भी दिया हो सकता है। तो या तो कहीं पर बेस के तौर पर यूज हो जाएगा या धोखे के लिए, इग्नोर करने के लिए दिया होगा, दिया हो सकता है सवाल में आपको। एफओएच के सवाल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दे देगा, ठीक है? अब ये सारा टेबल भी पढ़ ही लेते हैं यार, अब क्या रह गया है? अब उलट चले हैं तो यहीं से चलते हैं। अदर एफओएच के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरी है कोई, तीसरी भी कोई नहीं। इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए इंस्पेक्शन आवर्स, नहीं तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ठीक है? जितने ज़्यादा यूनिट्स जहाँ पे इंस्पेक्ट होंगे उतने ज़्यादा इंस्पेक्शन। सबसे बेस्ट क्या है? इंस्पेक्शन आवर्स, ना हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ठीक है जी? ओके। अच्छा, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट पहले ही आपको पढ़ा दी, सारी की सारी किस बेस पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर के लिए इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है? और लास्ट इज, एक मिनट, अगर इनमें से कोई ना गिवन हो तो फिर डायरेक्ट लेबर की बेस पे बांट सकते हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड कॉस्ट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी। सबसे पहले क्या है जी? मैंने कॉस्ट लिख दिया था, ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है वैल्यू। कॉस्ट भी बुक वैल्यू सवाल में गिवन हो वो भी वैल्यू है, कॉस्ट है वो भी वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है? ना गिवन हो तो मशीन आवर्स, ये सेकंड प्रेफरेंस है। इंश्योरेंस, अगेन
वैल्यू ऑफ एसेट। जितना महंगा एसेट उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस की कॉस्ट, उतना जिस डिपार्टमेंट के एसेट ज़्यादा महंगे हैं उस डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम उसी की, जितना महंगा एसेट उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस एलोकेट कर दें। ना हो तो यहाँ पर भी मशीन आर्स सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स गिवन होंगे। मेंटेनेंस आवर्स का मतलब क्या है कि जी मिसलन कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीनें ज़्यादा ख़राब हुई पूरे साल के अंदर, तो कटिंग डिपार्टमेंट में 450 मेंटेनेंस आवर्स लगे लोगों के, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग थे उनके 450 घंटे उधर लगे हैं। सीविंग डिपार्टमेंट की मशीनें ख़राब नहीं हुई, सिर्फ 45 घंटे वहाँ पे मेंटेनेंस वालों के लगे हैं, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट को तो सिर्फ 5 घंटे ही लगे हैं। अब रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट एलोकेट करनी सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जानी चाहिए? कटिंग में, फिर सीविंग में, फिर फिनिशिंग में। तो जितने घंटे मेंटेनेंस के ऊपर लगे उधर, और अगर ये गिवन नहीं होंगे तो फिर वैल्यू ऑफ एसेट की तरफ जाएंगे। क्यों? जितना महंगा एसेट उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस एहतियात से करेंगे, ज़्यादा कॉस्ट उस पर आएगी, ठीक है, अगर ख़राब होगा तो। और अगर यहाँ पे ये भी ना हो, वैल्यू ऑफ एसेट ना हो, तो फिर आखिरी हल क्या है? पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर्स, नहीं है तो हार्स पावर, नहीं है तो फिर आखिर में मशीन आवर्स। ठीक है, ये समझ आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये बेसिस बता रहा हूँ। हॉर्स पावर ये होता है कि जी आपकी मशीन, उसे ये यूनिट ऑफ मेजर है। ये मसलन 1 घंटे के अंदर, ये मतलब एक अगर इसको यूनिट देते हैं तो कितनी हार्स पावर जनरेट करती है, ठीक है ना। हार्स पावर, किलोवाट आवर्स या हार्स पावर, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो 10 मशीनें लगी हुई हैं, हर मशीन 5 हार्स पावर जनरेट करती है, इतनी उसको एनर्जी चाहिए, इतनी जनरेट करेगी, उसको बिजली ज़्यादा चाहिए होगी। दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर 10 मशीनें हैं, लेकिन वहाँ पे हर एक 2 हार्स पावर की जो है वो पावर जनरेट करती है, उसको बिजली कम चाहिए होगी। तो जितनी बिजली कम, जितनी पावर ज़्यादा उतनी जो है वो उसको जो है वो फ्यूल ज़्यादा देना पड़ेगा, जितनी वो पावर ज़्यादा जनरेट कर रही है, तो हार्स पावर। इसी तरह से किलोवाट आवर्स भी तो यही है, किलोवाट आवर्स के 1 घंटे के अंदर कितने किलोवाट्स वो खर्च करती है, मिलती जुलती बातें, ठीक है। और फ्यूल अगर दे दे तो क्वांटिटी ले लें उसकी, या अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम भी आ सकती है। ओके, कितने लीटर किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी मशीन कितने लीटर फ्यूल खाती है, और फिर 1 लीटर फ्यूल का कितने का आता है, बस। ठीक है, समझ आ रही है? तो यही असल काम है बस यहाँ पे। एक ये काम है प्राइमरी एलोकेशन, थोड़ा सा सीखने वाला, और उसके बाद सेकेंडरी एलोकेशन में जब सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में एलोकेट करते हैं तो उस वक्त फिर वो रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल वाले रोले आ जाते हैं कि मतलब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को हेल्प कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे कुछ सादा। कभी ऐसा होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को भी कर रहे हैं और दूसरे सर्विस को भी कर रहे हैं, लेकिन वापस ले नहीं रहा, ये दरमियाना सादा। और तीसरा ये है कि ऐसे ऐसे सर्विसेज जा रही हैं, प्रोडक्शन वाले सर्विस वाले प्रोडक्शन को भी सर्विस दे रहे हैं, आपस में भी सर्विस लेन देन कर रहे हैं। तो ये नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल वाला केस, लेकिन बहुत आसान है, करेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। तो अभी फिलहाल उससे एक स्टेप पीछे हैं। ओके, ज़रा प्राइमरी एलोकेशन तो सीख लें, आगे दौड़ पीछे छोड़, तुम्हारा तो बस यही मोटो है। अच्छा, बिल्डिंग क्रेडिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, नहीं तो फ्लोर एरिया। बिल्डिंग की डेफिनेशन अगर कॉस्ट ना हो तो इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं तो रेंट फ्लोर एरिया की बेस पे। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कूलिंग हीटिंग, लाइटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, फ्लोर एरिया। अच्छा, लाइटिंग एक्सपेंस के लिए सेकंड प्रेफरेंस फिर फ्लोर एरिया भी हो सकती है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट के लिए सबसे ज़्यादा तो फ्लोर एरिया यूज़ हो रहा है। बस यूँ याद रख लेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पहले देख लो, ना हो तो फ्लोर एरिया। लाइटिंग पॉइंट्स, लाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए पहले देख लो लाइटिंग पॉइंट्स, ना हो तो फिर इसमें भी फ्लोर एरिया, बाकी तो वैसे ही फ्लोर एरिया। तो मुश्किल काम नहीं है, आसान है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ से शुरू है। ये हम पढ़ रहे हैं बातों बातों में, यहाँ से पढ़ के उधर नहीं जाते, बस वहाँ से पढ़ के इधर आ जाएगा, तो पढ़ लेंगे तो आप लोग भी। ठीक है, क्या कहा था मैंने? स्टेप 1 डिपार्टमेंट वाइज एफओ डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाओ। स्टेप 2 डिपार्टमेंट वाइज एफओ का एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। स्टेप 3 एब्जॉर्ब कराओ एफओ को प्रोडक्ट की कॉस्ट में। स्टेप 4 अंडर ओवर निकाल लो, एफओ का वेरियंस निकालो। ठीक है, 4 में क्या है? अच्छा, एफओ की एक्चुअल एफओ की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाओ, और नंबर 5 वो अंडर ओवर निकाल लो।
डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन के, सर्विस के। फॉर्मेट ये होता है, ये सारी बातें पढ़ा दी हैं आपको, तरतीब ज़रा डिफरेंट है, रीडिंग बाद में करते होते हैं, आप लोग करते हैं, मैं तुम्हें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अभी ये क्या, अभी तो मैंने वैसे ही दिखा दिया, वरना मैं तो एंड पे कहता भाई ये सफ़ा पढ़ लेना, आप पढ़ते तो उसमें निकलना ही कुछ नहीं था। तो तरतीब हमारी है ही, हम सवाल भी अभी जितने सवाल आगे पढ़े यही हमने शीट बनानी है, और यही बेसिस को यूज़ करके हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है, ठीक है जी। अब ये असल में रहता है रीएलोकेशन जो है ना, सर्विस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये सादा वाली आज और कल में सीख लेंगे, कल फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे जिसमें हमें वो रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल की तरफ जाना पड़ता है। तो ये 3 मेथड्स हैं, बड़े फेवरेट हैं आईकेप के, ये भी सवाल ही खत्म, इतना सा चैप्टर है। चलो जी आ जाएं वापस, कहाँ थे हम, ज़रा फटाफट पढ़ लें ज़रा इसको। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, बात यहाँ से शुरू हुई थी, बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ चली गई। आज 2 सवाल सोच के आया था, अभी थोड़ी देर पहले 1 पे आ चुका हूँ मैं, अब अल्लाह करे 1 हो जाए, ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इनडायरेक्ट मटेरियल FOH है, अब बोलो। पता है आप लोगों को गुलबर्ग में जो है ना एक स्कूल है गुंग महल के नाम से, हाँ गुंगो बैरों का स्कूल है। तो अगर आप लोगों ने बोलना ना शुरू किया ना, तो मैंने आप लोगों को उधर ही दाखिल करा देना। यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर आप लोग, क्यों करके बैठे होते हैं, बोला करो। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो उसने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स में ये दिया हुआ है, लेकिन है क्या गिवन, इसकी बेस कोई नहीं गिवन है, ये ऑलरेडी एलोकेटेड ही है। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, तो यार यहाँ तो सब कुछ ही गिवन है यार, ये कौन सा सवाल पकड़ बैठो। अब इतना पढ़ लिया, देखते हैं ज़रा, चलो कर ही लेते हैं फिर, ठीक है। इससे अगला जो है ना 13वां और 14वां, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, और क्या बस। फिर इनमें से जो आपको अच्छा लगेगा ना, अच्छे लगने का मतलब है जो मुश्किल लगेगा, टफ लगेगा, तो आपने मुझे कल आके बताना है, मैं आपको पहले वो करवाऊंगा और उसके बाद फिर आगे बात शुरू करेंगे, ठीक है। हाथ खड़ा करें, नोट्स बिना नोट वाले बच्चे, बेनोटे हाथ खड़े रखिएगा, उन्हें पहला भी नाल ही देता है, बेहतरीन हो गया है, पूरा पैकेज लग गया। इधर भी है बेटा, वो है नोट्स है नहीं, अच्छा पहुंच गए, ठीक है। चलो जी बस, ज़्यादा होमवर्क नहीं देना, अभी पहला दिन है, ईद के बाद आए हैं आप लोग। ऐसे ही कहते कहते मैंने सेशन एंड कर देना है, क्योंकि मेरा तो टारगेट आपको पता है ही है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको होमवर्क करें। 3 पर्चे वाले के 3 पास होने हैं, 4 के 4 पास होंगे, तभी सीए होगा ना, सिर्फ अपने पर्चे तो नहीं पास कराना ना, लग रहे सारे पास हों। तो 1 घंटा आपसे मांगा हुआ है डेली का, 1 से 1.5 वैसे कहा हुआ है एहतियातन, तो कभी वो 1 सवा 1 पे भी चला जाता है। होमवर्क की कोशिश ही होगी, आज तो थोड़ा ही है वैसे होमवर्क। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स भी गिवन है, सुभान अल्लाह, ये क्या यार फॉर्मेट ही बनाना है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, मज़े का सवाल तो ऐसे अगला है, 14वां करा देता, लेकिन चलो कल कर लेंगे, खैर आज तो फिर जाहिर है थोड़ा टाइम रह गया, अब मैं फटाफट ऐसी तरह कार्रवाई प्रोग्राम कर ले। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, उसके बाद ये भी गिवन, सब कुछ ही गिवन है, कुछ बांटना नहीं पड़ रहा मुझे, आपको बांटना पड़ेगा। जल्दी से सवाल कर लें ना, तो फिर मैं एक नज़र ज़रा अगले सवाल पे नज़र मरवा दूंगा आपके, ठीक। ये रहने दें, टेस्ट सही, यूँ समझ लो पर्चे में आ गया, बस इतना पढ़ा के मैंने कहा था चलो जी FOH का चैप्टर ख़त्म हो गया, तो फिर 13वां सवाल 14वां सवाल पर्चे में आ गया। ओए मुझे गालियाँ निकालेंगे बैग से, नहीं कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़बानी पढ़ाया है, ऐसे थोड़ी करेंगे। चलो टोटल डिपार्टमेंटल FOH आ गए। फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स में गिवन है, बेस के तौर पे यूज़ करना पड़ सकता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, भाई आवर्स हैं, मशीन आवर्स भी आवर्स हैं, और यूज़ ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, लेबर आवर्स, मेंटेनेंस लेबर आवर्स हैं। अब ये कोई और लेबर आवर्स नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की लेबर के आवर्स गिवन है, वो जो हमने सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में बांटना है, शायद उसलिए ये गिवन है ना, ये भी आवर्स है। हाँ सेकेंडरी के लिए है ये। अब ए को फिलहाल छोड़ें, बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बी पहले मैं करा रहा हूं, ए बाद में कर लेंगे। चलें जी, FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बनाएंगे, बी पार्ट पहले करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल आना है, अदर ओवरहेड्स आने हैं, बस 3
उसके बाद सेकेंडरी एलोकेशन थोड़ी सी टेक्निकल वो करेंगे, उसके बाद टोटल एफ वाई डिवाइड बाय कोई मुनासिब बेस, बल्कि मुनासिब क्या उसने खुद बताई हुई है बेस, ठीक है। तो रुपीज़ इन 1000 ही हम भी चलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। इतना मुश्किल? 12? अच्छा, अटेम्प्ट बताओ। ऑटम 2008 का क्वेश्चन नंबर, असली पर्चा खोल के देखेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब क्या बनाने लगे हैं जी आप? मुंह तो आप हर वक्त बनाए रखते हैं, यहाँ क्या बनाने लगे हैं? एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अब ये बजटेड एफओएच बेसिकली तो है, बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनेगी यहाँ पर, जिसमें हम एफओएच कॉस्ट्स या एक्सपेंसेस को ले लेंगे और उसके बाद बेस, यहाँ पे नाम आ जाएगा इन एक्सपेंसेस का, बेस ले लेंगे प्राइमरी के लिए चाहे सेकेंडरी के लिए, बेस तो दोनों के लिए यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर वो टोटल खर्चा आ जाएगा, टोटल रुपीज़ इन 1000 है। देन यार ये तो फिर काम नहीं चलेगा, बार बार रुपीज़ लिखना पड़ा, तो एक ही बार लिखेंगे, क्या ख्याल है? तो टोटल, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जी? एडा औखा काम है यार लेना लाना। स्केल ले लूँ तो क्लास में एक ही बनाऊंगा बस, स्केल ले लें, कोई नहीं, मैं फैंसी ड्रेस हूँ, मैं थोड़ी है, मेरा बोर्ड सॉरी जी। फैब्रिकेशन, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फिर पेंटिंग, और ये तीनों किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। उसके बाद जी कौन सा है जी? इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस है। ये जनाब सर्विस डिपार्टमेंट्स से ताल्लुक रखते हैं। सुन लो और सुन लो। पता तो मुझे लग रहा होता है, मैं कहता हूँ चलो यार क्या कहना है इनको। हाँ जी, सबसे पहले आ गया डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर। लिखो, अभी भी सोए हुए हैं, फौरन आप लोग को चीख उठना चाहिए था क्या? नो नो नो, ये नहीं हो सकता, आप लोग सोए हुए हैं। तो सबसे पहले जनाब इनडायरेक्ट मटेरियल है और वो गिवन है 30 और 75। इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई बेस नहीं जरूरत पड़ी, गिवन है, ये एलोकेटेड है जी। 30, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है रुपीज इन 1000। ये देखो मैंने लिखा हुआ ये रुपीज इन 1000, ठीक है जी। ये टोटल से लेके यहाँ तक, ओके। मतलब आप लोग लिख लें, आप मुझसे लिखा जाता है, मिटाना पड़ेगा इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, ये भी गिवन। अब ये आपको होमवर्क वाले सवाल के अंदर ऐसे इनको भी बांटना पड़ सकता है किसी न किसी बेस पे, बस यही होना जी। क्या चीज? अदर बल्कि आई के अब ऐसे सवाल भी दिए हुए हैं 7-8 ही शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 6 से 8 नंबर का, 1-2 बार लॉन्ग में भी आया हुआ है। बहरहाल आई के कुछ सवालों में ऐसे भी किया हुआ है कि वो टोटल एफओएच निकाल के दे देता है और कहता है आगे इसकी सेकेंडरी एलोकेशन कर दो, वो स्टेप डाउन से या अलजब्रिक से, या बड़े मज़े का काम है वो भी, ठीक है। हर चीज़ सीखने से ताल्लुक़ रखती है। रोज़ाना आप जो सीख रहे हैं वो उनमें से कुछ भी पर्चे में आ सकता है,
बस ये जहन में रखें। कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा हम फारिग थोड़े ही हम वेले हम कि हमको और काम नहीं, हम इधर आ जाते हैं क्लास पढ़ने। जो रोज़ हम पढ़ रहे होंगे पर्चे में आने वाली चीज़ ही पढ़ रहे होंगे, आप खुद पर्चे में देखेंगे इंशाल्लाह। जी ये भी गिवन है। अच्छा बताइए, ये 105 हो गया ना टोटल। वैसे टोटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटल इसलिए मैं कह रहा हूँ कर लें क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद जब ए पार्ट की तरफ आना पड़ना है टोटल एफओएच आपको चाहिए होंगे। तो खैर उस वक्त भी कर सकते हैं, टोटल कॉलम रखा हुआ है, फिलहाल ना करें बेशक, बल्कि छोड़ें। सही है, ऐसे ही आपको हो गया। पहले ये कैसे सोचें हम। ले जी गिवन, फरमाएं फरमाएं फरमाएं। 200, 70, 100, 30, 15। 200, 70, 100 भूल गया आगे, 30 और 15। ओके नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो सारे ही लेते होते हैं ओवरहेड्स तो। ये 480, 65, 115, 150 और 210 क्या है ये फिक्स्ड एफओएच, जिनकी भी बेस गिवन है, ये तो एलोकेटेड ही है। तो ये प्राइमरी एलोकेशन होती है जी, जो आपने कर दी, गिवन थी, बस आपने लिखा ही है जी। 480, 65, 100। तुम ऐसे बोलना कि मुझे पहली बार समझ ना आ जाए, तुम्हारी मिशन है पूरे सेशन का। अल्लाह के बंदे सही से बोलो, सारे बोल रहे हैं वैसे तो, लेकिन मिस करा देते हो तुम मुझे। बोलो सारे बोलो, कोई बात नहीं। 150 और 200, 200। हाँ देखे ना, 10 उन लोगों के बोले ने। और कोई एफओएच नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो ये प्राइमरी एलोकेशन हो जाएगी यहां से। जी फरमाइए, आइए और फरमाइए, आपको क्या चाहिए आप बिल्कुल बताइए जी। 680 कर लो, जुबानी भी हो जाता है, कर लो। 135, फिर 215, उतों शुरू होया काम। 210, मैनू 10, अगला भी ठीक है। अब ये नहीं हो सकते, इनको कहीं और भेजें। क्या करें, सेकेंडरी एलोकेशन या एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। अब ये एलोकेशन में पहले किसके बारे में बताया उसने, मेंटेनेंस के बारे में या इंस्पेक्शन के बारे में? जो मर्जी लिख लो, दोनों ही होने हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एफओएच को एलोकेट करना है हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए वो ना भी बताता, अभी पढ़ा के आ रहा हूं अब तो टेबल, वो ना भी बताता ये बात कि आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है लेबर आवर्स। कौन से लेबर आवर्स? ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। कौन से लेबर आवर्स? मेंटेनेंस की लेबर आवर्स होंगे, और कौन से? तो ये ना बताता, हमें फिर भी पता होना चाहिए था। खैर अब देखो 630, 273 और 100, टोटल कितने बनते हैं? 10। ठीक हो गया। अब तरीका क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितनी है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की? देखो तो इधर नहीं, सॉरी इधर पड़ी है, कितनी है? 300। अब ये 300 आपने यहां से निकाला और इसको आपने इधर, इसने बोला मुझे क्यों निकाला, हमने कहा तुम्हें एलोकेट करने के लिए निकाला। अब इसका तरीका वारदात क्या होगा, ये देखो 300 कैलकुलेटर पे क्या करोगे, डिवाइड बाय 10, डन हो गया। ठीक है, ये कैसे निकला है पता है ना, ये 1050, ये इन तीनों का टोटल है। ठीक है, अब ये हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय 630 इनटू 630 जी 1। अच्छा अभी तो देखो, ये मैंने इसलिए ऐसे लिखवाया, बच्चों की तरह आपको लिखवा रहा हूं कि पर्चे में क्या करोगे अब,
कैलकुलेटर पे ना ये अब लिखा गया आपके, तो आपने वो बैक वाला बटन दबाना है, ये 630 मिट जाना है और सिर्फ यहाँ पे क्या लिख लेना है 273, ठीक है। तो ये 273, बिल्कुल बुनियादी बात ही बता रहा हूँ आपको, इतना तो पता होना चाहिए वैसे जी। 178, अच्छा अच्छा, तो 1 वाली शरारत क्यों की थी फिर? अच्छा जी, उसके बाद अब क्या कर लें, मेरा मशवरा ये है कि अब 300 में से ये दोनों माइनस कर दिया कीजिएगा, यहाँ तो कोई नहीं पॉइंट्स आए, आगे जाके पॉइंट्स आ जाते हैं, तो राउंडिंग का डिफरेंस ताकि तीसरे में निकल जाए। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बता दो 42, ठीक हो गया। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रीएलोकेट कर दिया आपने, तो प्रैक्टिकली बस जो जुबानी बोला था वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है जी? इंस्पेक्शन। अब ओहो बेस ही नहीं लिखी यहाँ पे, मेंटेनेंस आर्स, मेंटेनेंस लेबर आर्स यानी मेंटेनेंस आर्स ही होते हैं वो, और यहाँ पर गिवन है इंस्पेक्शन आर्स, गिवन है ना। और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन लेबर ही होगी ना, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस लेबर ही होगी ना, तो मेंटेनेंस के लेबर आर्स खुद बोल रहे हैं ये मेंटेनेंस आर्स हैं, इंस्पेक्शन के इंस्पेक्शन आर्स, सॉरी हाँ वो इंस्पेक्शन आर्स ही लिखे हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यानी एक यूनिट पर डिपार्टमेंट ए के अंदर कितने घंटे लगते हैं इंस्पेक्शन पे, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंस्पेक्शन का टाइम लगता होगा उसको कॉस्ट ज़्यादा एलोकेट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके टोटल क्या है जी, इस टोटल आवर्स कितने हैं? ये जल्दी नहीं खत्म होगी आज क्लास, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है यार? 1 घंटा 20 मिनट तो हो ही गई होगी। ओह पैकेज है, थोड़ा सा पैकेज है। अच्छा अब टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 210, ये यहां से निकालना है, डिवाइड कर दो इसको 3000 से, ठीक है ना, इसी तरह से, और मल्टीप्लाई करोगे 1000, 1/3 तकरीबन कितना 70। अब बस वो बैक वाला बटन दबाओ और 1000 की जगह क्या लिख दो 500, तो आ गया हाँ 35, और बैलेंसिंग 105, तो ये 210 का भी काटा वाटा हो गया, तिया पांचा हो गया, ठीक है जी। अब अगर आप यहां पर मुझे टोटल एफओएच निकाल कर दें, टोटल एफओएच की कॉस्ट रुपीज इन थाउजेंड्स में ही आ रहा है ना काम, खैर ऊपर भी लिखा हुआ होगा, चले जी कितना 930, 248, इंग्लिश और उर्दू हो गया, आप पश्तो में भी बताएं 3, वाह पश्तो भी उर्दू जैसी है जी। चलो मैं बता देता हूँ, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए, मुश्किल कैलकुलेशन मेरे में हुआ करेंगी, आसान आप लोग कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब एफओएच आ गए टोटल, अब उसके बाद मुनासिब बेस कौन सी होनी चाहिए वो उसने खुद बता दिया कि फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए मशीन आवर्स लो, जबकि फॉस्फेट और पेंटिंग के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये ना भी बताता ना तो यहाँ से वैसे ही पता लगना चाहिए, कैसे चेक कर लेते हैं। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स 9000 है, अच्छा अगर वो ना बताता तो लेबर आवर्स ज़्यादा है, तो फिर हमारे लिए बेस क्या होनी चाहिए थी, लेकिन उसने खुद बता दिया तो अब मजबूरी है, हो सकता है कीमती काम मशीनों पे होता हो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चुप होता क्वेश्चन तो यहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी नज़र आ रही है, लेबर इंटेंसिव लग रहा है काम यहाँ पर, तो हम मशीन आवर्स की बजाय लेबर आवर्स ही लेते। पर सवाल माई बाप होता है, अगर वो खुद कुछ कह दे तो फिर कहानी खत्म हो जाती है, फिर वही बात माननी पड़ती है। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स ही ज़्यादा है, सवाल चुप होता तो यही लेते, वैसे सवाल ने भी यही कहा है, यहाँ पे भी सवाल नहीं, तो पता नहीं यहाँ पे उसने ऐसा क्यों किया। खैर हमें इससे क्या, वही मसला नहीं है, कीमती काम होता होगा। बहरहाल अब डिवाइड करना है बेस से, फैब्रिकेशन के लिए बेस है मशीन आवर्स और बाकी दोनों के लिए बेस है लेबर आवर्स, ठीक है। तो ये 9000 और ये 9600 और 12, ठीक है। डिवाइड कर दें इसको बेस से, थोड़ा फॉर्मेट ही बस समझा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन आवर्स आने हैं,
कितने बोलो? 9000 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स है, तो अब फिर 9 कर दें, ठीक है? या तो ऊपर भी 9,30,000 लिखें, या फिर समझ आई है ना? ये तो पता है ना, लाइक विद लाइक चलना है ना। न्यूमरेटर में अगर 1000 में है फिगर, तो डिनोमिनेटर में 1000 में लिखो ना। तो डिवाइड बाय 9 मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय 9.6 था, लेकिन क्या चीज? लेबर आवर्स डिवाइड बाय 12,000 लेबर आवर्स। ओके, तो यहां पर कहानी हमारी हो गई है खत्म। तो OAR क्या आ गया जी? पहले डिपार्टमेंट का 103.3। ओके, वैसे तो यहाँ तक ही आए, बस आगे क्या करना है इसको जी? 103.3 ये क्या है जी? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये मैं यूँ लिख रहा हूँ, रुपीस पर लेबर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, बस ठीक है, रुपीस लिख रहा हूँ। तो ये क्या है जी? 103.3 पर मशीन आवर, ठीक है? ये 25.83 पर। अब पर किसको लगे हुए हैं? लेबर आवर। लिखूं या सही है ये? हाँ, जान छट, बस छुट्टी दे दो सामने। हाँ, 30.16 या 7, ठीक है? ओके, बात जहन में आ रही थी। हाँ, वो जहन में ये आ रही थी कि उसने क्या बोला था जी? रिक्वायरमेंट बी में क्या कहा था? ये सारी रिक्वायरमेंट बी थी। मेंटेनेंस को बांटो, इंस्पेक्शन को बांटो, और OAR। कंप्यूट द डिपार्टमेंटल OAR, ठीक है? सही हो गया। अब ए रिक्वायरमेंट क्या थी जी? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है, ठीक है? और वो उसने स्टार्ट में ही बताया था कि ये पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? सिंगल OAR तो यूज करते ही थे। किस बेस पे? क्या बेस होती थी? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आए, हमने यहाँ पर लिखा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है? और उसके लिए हमें क्या चाहिए जी? टोटल बजटेड FOH। अब टोटल बजटेड FOH ऑलरेडी पड़े तो हैं, ये 3 थे ना, इनको यहीं टोटल कर लो, अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फायदा हो जाएगा। तो ये मैं कहने लगा था टोटल लिख लो। चलो, अब जरूरत पड़ेगी तो अब लिख लो, क्या ख्याल है? तो ये कितने आ गए जी? 105। इनका टोटल क्या बनता है जी? 415। इनका टोटल क्या बनता है? सवाल में शायद गिवन भी हो, नहीं भी आया तो आपने तो कर ही लिया ना। 10। ये समझ आई है क्यों टोटल करना पड़ा? टोटल FOH चाहिए थे, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी। बढ़ गई तो ठीक है, कर लो जी। $1540। यहां पे हमने आकर लिखा जी ₹1540,000, और हमने कहा जी ये रिक्वायरमेंट बी में हमने निकाला है। रिक्वायरमेंट बी के अंदर ही वर्किंग में निकल आया ना, या उसको वर्किंग कहना तो वर्किंग कह लो, डिपार्टमेंट, वो बाद में सिर्फ बी रिक्वायरमेंट डाली, तो रिक्वायरमेंट पूरी थी ना वो। अब 1540,000 आ गया जी। डिवाइड किससे करना है हमने? अब लेबर आवर्स ये पढ़े हैं जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स सारे के सारे। जी फरमाएं जी। जी जाहिर सी बात है, 45। अब ये कहीं पे सवाल में चूंकि गिवन नहीं है, तो ये तो आपको शो करने पड़ेंगे ना। तो मैं यहाँ पे वर्किंग वन छोटी सी कर लेता हूँ। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स और जी 24,000 प्लस 9,600 प्लस, मैंने कहा यहाँ पर जरा गंद मच जाएगा इसलिए अलग किया, वरना आप डिनोमिनेटर भी तीनों लिख सकते थे, कोई पाबंदी थोड़ी। प्लस
12,000। टोटल कितना हो गया? 45,600। ठीक है जी, तो ये जनाब 45,600 लेबर आवर्स ये वर्किंग वन में निकाले। आंसर आ गया 7 पर लेबर आवर। तो पहले वो ये किया करते थे, पूरे बिजनेस का एक ही रेट निकालते थे, अब डिपार्टमेंट वाइज निकल आया है। ठीक है, समझ आई बात की? अच्छा जी, अब जो अगले दो सवाल हैं उनको ज़रा आप नज़र डालें। तो इसी तरह से आपको क्या गिवन है जी? एस्टिमेटेड ओवरहेड्स गिवन है, डन। बोलो, सुपरविजन है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की वेजेस हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, और नीचे आप देखें तो वेरियस एलोकेशन ऑफ कॉस्ट्स गिवन है। तो इनकी बेस पे आपने बांटना होगा। तो ज़रा अच्छा सवाल है, ठीक है। लेकिन इसमें बस अच्छी बात ये, मतलब मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात क्या है, दो ही मशीन्स में नहीं, मशीन 1 मशीन 2 कह दिया उन्होंने, यानी कटिंग मशीन, फिनिशिंग मशीन यूँ कह लें। तो डिपार्टमेंट के बजाय मशीन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता है, पर सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर 14 सवाल है, इसके अंदर मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग है, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो सपोर्ट डिपार्टमेंट भी आ गया, और उसके बाद नीचे कुछ बेसिस गिवन हैं। ये अच्छा पॉइंट है मेंटेनेंस की कॉस्ट को जब आपने एलोकेट करना होगा तो। ठीक है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ये दोनों सवाल डूएबल हैं। यानी कि मैं अगर गोली कराता यहाँ पर ही बस ख़त्म कर देते कहानी, हम सिलेबस ख़त्म होता, ये आखिरी चैप्टर तब इतना कराता, तब भी आपको ये सवाल पर्चे में आते ना, ये जो जितने कराएं, ये जितने, ये इन दोनों में से कोई आता तो कर सकते थे आप। ठीक है, तो ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह, और कल फिर हम होपफुली आगे तो अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं, बस अभी तक अच्छे नहीं थे यूँ समझ लें। ठीक है ना, कल इंशाल्लाह हम ये करेंगे, स्टेप डाउन अप्रोच या अलजेब्रिक अप्रोच की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।